जसमीत आगरा की रहने वाली लड़की है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट पेठे बनाती है। आसपास के लोग भी जसमीत के बनाए पेठे के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। पढ़ाई लिखाई में जसमीत का कुछ खास शौक नहीं होता है। जसमीत अपनी माँ उमा देवी और पिता विजय के साथ रहती है। एक दिन जसमीत के घर उसकी दूर की बुआ सरोज आती है, तो जसमीत सबके लिए पेठा बनाती है और सरोज को खाने के लिए देती है। बुआ जी, आपने बताया नहीं कि पेठा कैसा है। बड़े मन से बनाया है मैंने। बेटा, ये भी कोई बताने की चीज है क्या? बहुत स्वाद बना है पेठा। खाकर तो मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि हमारी सरोज इतने बढ़िया पेठे बनाना भी जानती है। खाकर तो मजा ही आ गया। देखा माँ, पिताजी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं बहुत अच्छे पेठे बनाती हूँ, लेकिन आप हो कि मेरे ही बारे में नहीं मानते। ये बात सच है। पता नहीं क्यों खामखाई मुझे पढ़ा लिखा रहे हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़ो और मेरे लिए एक दुकान खुलवा दो। सच बहुत अच्छी चलने वाली है फिर तो हमारी दुकान, क्योंकि अब तक जिसने भी मेरे हाथ के पेठे खाए ना, बिना तारीफ किए रहा नहीं है। हम लोग तुझे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तुझे वो सब नहीं दिखाई देता है क्या? दिखा भी क्या पेठा? अरे इन सब में कुछ नहीं रखा है। पढ़ लिख कर खूब नाम कमा, हमें उसमें ही खुशी मिलेगी। तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे दुकान हर रोज खुल जाती है और बंद हो जाती है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख जाएगी अच्छे से तो तेरे अंदर का ज्ञान तो कहीं नहीं जाएगा ना। अरे मना क्यों कर रहे हो? जब बच्ची का इतना मन है, इतने स्वाद पेठे बनाती है, तो दुकान खोलने में बुराई ही क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि बच्ची अपना कुछ करना चाहती है, अब उसे करने देना चाहिए ना। हाँ, जसमीत के लिए अभी उसके माँ बाप हैं। अरे अभी इसकी कमाने की उम्र थोड़ी है, इसे तो बस अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उमा और विजय दोनों को ही बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है जसमीत का ये सब करना। ऐसे ही एक शाम जसमीत रसोई की तरफ जा रही होती है, तभी उमा उसे टोकते हुए बोलती है। अरे ओ जसमीत, तुझे कितनी बार मना किया है ना। हाँ, रसोई में मत जाया कर। तुझे जो कुछ भी चाहिए होता है ना, या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोला कर। अब जा अपने कमरे में और पढ़ाई कर। कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दियो। जसमीत के माँ बाप उसे रसोई में भी जाने नहीं देते हैं। उनका यही मानना था कि जसमीत को अभी बस पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन जसमीत भी कम जिद्दी नहीं थी। वो घर वालों की नज़र से बचकर रसोई में चली ही जाया करती थी और चुप छुप कर पेठे बनाती रहती है। ऐसे ही एक बार जसमीत अपनी सहेली निशा के घर जाती है। निशा, मैंने कई दिन से ना पेठे नहीं बनाए हैं। तुझे तो पता है कि मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, इसीलिए वो मुझे रसोई में भी जाने नहीं देते हैं। मैं क्या तेरे घर की रसोई में पेठे बना सकती हूँ? अरे ये तो मेरे लिए ही अच्छा है ना। तू मेरे घर में पेठे बनाएगी तो मुझे भी खाने को मिलेंगे। तू आराम से पेठे बना, कोई मना नहीं है तुझे। एक हफ्ते के बाद मेरे माँ बाप और पिताजी काम की वजह से ना बाहर जा रहे हैं, तब मैं अपने घर बनाऊंगी, तब अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगी। बुलाने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता चलेगा कि तू पेठे बना रही है तो सब लोग खुद ही आ जाएंगे। तू इतना अच्छा पेठा बनाती है, हम सब तो तेरे पेठे के फैन हैं। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद विजय गाड़ी से घर आ रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में विजय की आंखें चली जाती हैं। विजय अंधा हो जाता है और अब घर बैठ जाता है। काम धंधा सब कुछ छूट जाता है। घर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन जसमीत को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब कुछ बताएगी कि तुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया? 3 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं गई है। 1 हफ्ते से लगातार मांग रहे हैं और स्कूल की फीस ना देने की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया। घर की परेशानियों को देखकर अब उमा लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। अपनी माँ को लोगों के घर में काम करता हुआ देखकर जसमीत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में इतनी ज्यादा परेशानी आ गई है, माँ को लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं जसमीत, यही वो समय है जिसमें मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा, खड़ा होना होगा। मुझे अपने पिता की आंखों का इलाज करवाना है, उनकी आंखों की रोशनी वापस लानी है। जसमीत अब अपने परिवार वालों से छुपकर हर शाम ताजमहल के पास पेठा बेचने लगती है। जसमीत हर तरह का पेठा बेचती है। लोगों को जसमीत का पेठा काफ़ी पसंद भी आने लग रहा था। लोग अब जसमीत से भी पेठा खरीदने लग जाते हैं। एक दिन जसमीत को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। इतना बड़ा ऑर्डर! मेरी मेहनत रंग ला रही है। लोगों को सच में मेरे बनाए पेठे बहुत पसंद आ रहे हैं।
तभी मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं अब और भी ज़्यादा मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। जसमीत अब इसी तरह बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे पैसे भी जोड़ने लगती है। एक बार उमा जसमीत को पेठा बेचते हुए देख लेती है। घर आते ही उमा जसमीत से सवाल करने लगती है। अरे ये क्या है जसमीत, तू पेठे बेचने लग गई? मैंने और तेरे पिताजी ने तुझे कितना मना किया था, लेकिन तूने हमारी बात का कोई मान नहीं रखा। माँ, मुझे आपकी और पिताजी की बहुत इज्जत है, बहुत चिंता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और मैं पैसे ही जमा कर रही हूँ ताकि मैं पापा की आंखों का इलाज करवा पाऊँ। जसमीत की बातें सुनकर उमा भी कुछ नहीं बोल पाती है और अब वो भी जसमीत के साथ लग जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर पेठा बनाते हैं और बेचते हैं। पैसे जमा हो जाने के बाद जसमीत अपने पिता की आंखों का इलाज करवाती है और विजय की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जसमीत बेटा, आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। तूने इतने बुरे हालात में घर को संभाला, अपने पिता की आंखों का इलाज करवाया। आज मैं इस दुनिया को वापस अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, वो बस तेरी वजह से। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ जसमीत, सच में आज तूने हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमने तुझे हमेशा रोका है, टोका है, मना किया है कि तुझे पेठे नहीं बनाने हैं, लेकिन आज अगर हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं तो वो बस तेरी वजह से ही हुआ है। अपने पिता की आंखों का इलाज करवाने के बाद जसमीत अपनी पढ़ाई पूरी करने लग जाती है और वह साथ में अपनी बड़ी सी पेठे की दुकान खोल लेती है। दुकान का नाम आगरा स्पेशल पेठा स्टोर रखती है और उस दुकान से खूब तरक्की भी करती है। अब देश विदेश हर जगह जसमीत के पेठे अपना जादू बिखेर देती है। अंत में 16 साल की कम उम्र में ही जसमीत ने अपना काफी नाम बना लिया था। कंचन एक बहुत गरीब लड़की थी। वो अपना घर चलाने के लिए आलू पूड़ी बेचा करती थी और लोगों को कंचन के हाथ की आलू पूड़ी बहुत अच्छी भी लगती थी। एक दिन कंचन अपनी दुकान में बैठी होती है, तभी कंचन की दुकान पर गांव का एक आदमी सूरज आता है और वो कंचन से बोलता है। अरे कंचन बहन, जरा मेरे लिए गरम गरम आलू पूरी लगा दो। मोहन भाई, लगता है आज फिर आप भाभी से झगड़ा करके आ गए हो और यहाँ आलू पूड़ी खा रहे हो। भाई, आप क्यों भाभी से इतना झगड़ा करते हो? कंचन बहन, तुम्हारी भाभी को भी ये अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी दुकान की आलू पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए हर सुबह झगड़ा होता है तो वो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर आलू पूरी खाता हूँ तो तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए उसकी पसंद की ही आलू पूरी लेकर भी तो जाता हूँ ना। आप दोनों का प्यार भी अजीब ही है, लेकिन जो भी कहो, आप दोनों को देखकर खुशी तो बहुत होती है कि इतना प्यार करने वाले लोग भी हैं। हमारा उतना ही प्यार है जितना स्वाद तुम्हारी बनाई हुई आलू पूरी में है। अरे गांव भर में हर कोई तुम्हारी आलू पूरी की इतनी तारीफ करता है। मैं तो बस अपनी पूरी मेहनत करती हूँ और गांव वालों को बहुत पसंद आती है। कंचन की आलू पूरी गांव में इतनी फेमस थी कि अगर किसी को भूख ना भी हो तो भी वो आराम से खा लेता था। लगभग गांव में हर कोई कंचन को जानता ही था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र नाम का आदमी अपने 2 साथी के साथ कंचन की दुकान में आता है। महेंद्र कंचन को काफी देर तक देखता ही रह जाता है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ खड़े रहने से पेट नहीं भरता है, कुछ चाहिए भी या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए यहाँ? ए लड़की, अपने भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप कर तू। वो मैंने सुना है कि आप आलू पूरी बहुत अच्छी बनाती हो, तो हम वही आपके हाथ की आलू पूरी खाने आए हैं। तो ये बोलो ना, आलू पूरी चाहिए। कंचन महेंद्र को आलू पूरी देती है। महेंद्र खा तो आलू पूरी रहा था, लेकिन उसे कंचन काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब वो हर रोज ही कंचन की दुकान में आने लगता है। ऐसे एक दिन वापस से महेंद्र कंचन की दुकान में जाता है और कंचन से बोलता है, वो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तो जैसे गुंडे मवाली के साथ मैं शादी करूंगी? अरे बहुत देखा है मैंने, सरपंच का भाई है इसीलिए हर जगह जाकर अपना रौब दिखाता रहता है ना। तू हमारे भाई को मना नहीं कर सकती है। तू जानती नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिंदगी मुश्किल कर देंगे तेरी। मैं तुम लोगों की खोखली धमकी से डरती नहीं हूँ। ऐसी खोखली धमकी से मेरा कुछ नहीं होगा और अपने भाई को लेकर अगर यहाँ से तुम लोग नहीं गए तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंचन की बात सुनकर महेंद्र अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है और सब कुछ अपने भाई को बताता है। ये सब जानने के बाद सरपंच को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी दिन सरपंच की बैठक बैठाता है और वहां कंचन को बुलाता है। ये कंचन हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, इसके खाने में मिलावट मिली है
और ऐसे लड़कों को अब हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी हमारे गांव से जाना ही होगा। क्या सबूत है कि मेरे खाने में मिलावट है? सबूत की जरूरत निर्दोषी को होती है, लेकिन तुम दोषी हो और तुम्हारे लिए बस सजा है। और ये गांव के सरपंच का फैसला है जो सबको मानना होगा। आज शाम तक तुम हमारे गांव से खुद चली जाओ, वरना गांव से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। सरपंच कंचन को गांव से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद कंचन की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कंचन किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानती है। मैं आज तक कभी भी मुसीबतों से डरी नहीं हूं और ना ही अब डरूंगी। भगवान ने अगर मुझे दुख दिया है तो दुख के पीछे जरूरी कोई बड़ी वजह होगी, और उस वजह को पता करके मैं अपने जीवन में वापस से खुशियां लेकर ही आऊंगी। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बेच रहे हैं, अब उनमें से एक मैं भी रहूंगी। कंचन अब रेलवे स्टेशन पर आलू पूड़ी बेचने लग जाती है। रेलवे स्टेशन पर कंचन की काफी अच्छी बिक्री होती है। लोगों को कंचन की आलू पूड़ी बहुत पसंद आ रही होती है। लेकिन कंचन की आलू पूड़ी की वजह से वहां दूसरी लड़की गायत्री की कोई भी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करता है। हर किसी को आलू पूड़ी ही चाहिए थी। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। जब से ये आलू पूड़ी वाली आई है तब से इसने मेरी कमाई खा गई। अब कोई मेरे यहाँ से कचौड़ी खाना पसंद ही नहीं करता है। इसकी वजह से अब मेरे घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इसने मुझे परेशान किया है ना, अब मैं इसको यहाँ से ऐसा हटाऊंगी कि कभी दिखेगी नहीं है यहाँ पे। गायत्री को कंचन से काफी जलन हो रही थी, इसीलिए वो कंचन की बनाई हुई आलू की सब्जी में कॉकरोच मिला देती है। और जब कॉकरोच वाली सब्जी एक औरत के खाने में जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ लोग पैसे देते हैं और तुम उन्हें कॉकरोच वाला खाना खिला रही हो। अरे भाइयों बहनों, देखो ये हमें कॉकरोच वाला खाना खिला रही है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं डाला। कहना क्या चाहती हो? हमने खुद डाला है। कंचन को स्टेशन पर खड़े होकर लोग कंचन को बहुत मारते हैं और वहां से निकाल भी देते हैं। कंचन रोते हुए स्टेशन से जा रही होती है कि तभी कंचन की नजर गायत्री पर जाती है, जो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ इतना सब हो गया और ये कचौड़ी वाली गायत्री हंस रही है। ये तो मुझे अच्छे से जानती है, फिर भी इसने ही जरूर कोई गड़बड़ की है, तभी ये इतनी ज्यादा खुश है, वरना ये मेरे लिए कुछ तो कहने के लिए आती ना। कंचन तुरंत गायत्री के पास जाती है और उसे सवाल करती है, ये सब तूने ही किया है ना, तभी तुझे इतनी खुशी हो रही है ना? किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? और कोई सबूत भी है जिसे ये साबित हो कि मैंने किया ये सब? बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम मत लगाओ। कंचन को सब समझ आ जाता है कि गायत्री का किया हुआ है ये। कंचन वहां सामान को इधर से उधर करने लगती है और तभी कंचन के हाथों से एक डब्बा गिर जाता है और मरे हुए कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। सबको साफ नजर आ जाता है और ये सब किसने किया ये सब पता चल जाता है। कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुमने मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। आप सब लोग देख रहे हो ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब गायत्री का किया है, उसने ही मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया। अरे ऐसे लोगों को तो खुले घूमने का भी कोई हक नहीं है, पुलिस को बुलाओ भाई। कंचन पुलिस को बुलाती है और गायत्री को गिरफ्तार करवा देती है और अंत में कंचन का काम ऊंचाइयों को छूने लगता है। कोमल एक बहुत ही अमीर लड़की थी। कोमल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक गरीब लड़के नील से प्यार करती थी। नील, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे अलग अलग रहेंगे, और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो फिर तय है कि हम कल ही कोर्ट में जाकर शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए वो ताम झाम वाली शादी, मैं ऐसे ही सिंपल शादी करना चाहती हूँ। कोमल के कहने पर नील कोर्ट में शादी करने के लिए मान जाता है और वो दोनों कोर्ट में जाकर एक साधारण सी शादी कर लेते हैं। कोमल शादी के बाद नील के घर आ जाती है, जहाँ नील की बड़ी बहन कल्पना रहती है। नील अपनी बहन से कोमल को मिलवाते हुए बोलता है, दीदी ये कोमल है, मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और कोमल, ये मेरी बड़ी बहन है, दीदी का फिश बिरयानी का ढाबा है। अरे नील, तूने बताया भी नहीं। चल कोई बात नहीं, घर में भाभी आई है, मेरे भाई की पत्नी आई है, मैं अपनी भाभी के बड़े प्यार से स्वागत करूंगी। कोमल को हर कोई बहुत ही प्यार से अपना लेता है, लेकिन कोमल को अपनी ननद कुछ खास पसंद नहीं आती। एक दिन कोमल अपनी ननद से बात करते हुए बोलती है, वैसे दीदी, आपका इस ढाबे से कुछ खास कमाई होती भी है कि नहीं?
क्योंकि कहाँ ही चलता होगा ढाबा वगैरह। आज के समय में तो बड़े बड़े होटल्स हैं, लोग वहाँ ही जाना पसंद करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों को होटल का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे ढाबे की फिश बिरयानी ही बहुत पसंद है। नील की पढ़ाई, हमारा घर, घर का राशन, ये सब कुछ मेरे ढाबे की कमाई से ही तो होता है। ढाबे से इतनी कमाई होती भी है? भगवान की दया है कि ढाबे की बदौलत आज तक कभी हमारे बुरे हालात नहीं हुए। कोमल को अपनी ननद की तरक्की देखकर काफी जलन होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी अनपढ़ गंवार ननद इतनी तरक्की कर रही है, और कल्पना ने अब तक काफी कुछ जमा भी कर लिया होगा, जो कि कोमल अब हथियाना चाहती थी। ये मेरी ननद के पास अब इतनी संपत्ति हो गई है, इनके किस काम की आएगी? पढ़े लिखे तो है नहीं, और जब इनके काम ही नहीं आने वाली तो इनके पास रहकर भी क्या कर लेगी? ननद की संपत्ति तो मेरे हाथों में ही अच्छी लगती। कोमल को अपनी ननद से काफी चिढ़ हो रही थी और उसकी नजर अपनी ननद के पैसों पर थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति से बोलती है, वैसे कल्पना दीदी का ढाबा अच्छा चलता है ना? हाँ, दीदी के हाथ में स्वाद ही इतना अच्छा है कि ढाबा भी इतना अच्छा चलता है। दीदी बहुत मेहनत करती हैं और लोगों को भी दीदी के हाथ की फिश बिरयानी बहुत पसंद है। दीदी ने ही हम दोनों को बचपन से पाला है अब तक। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कल्पना दीदी को हम दोनों से परेशानी है। वो हमसे चिढ़ती हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे दीदी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। हाँ मानती हूँ, दीदी हमें बहुत मानती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें ढाबे का घमंड भी है। अभी 2 दिन पहले मैंने दीदी से पैसे मांगे थे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मेहनत करती हूँ, ढाबा मेरा है, अपने पति से पैसे मांग। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। क्या? ये तो सच में ही अजीब है। मुझे दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं दीदी से अभी बात करता हूँ। नहीं, रहने दो, बात करने की जरूरत नहीं है। दीदी का ये घमंड ढाबे को लेकर ही है, कोई बात नहीं, हमें समझदार बनना चाहिए। कोमल अब इसी तरह धीरे धीरे नील को कल्पना के खिलाफ भड़काने लग जाती है। नील भी कोमल की बातों में आसानी से आ जाता है, और कोमल की बातों में आकर नील अब अपनी बहन से उसका सब छीनने को भी तैयार हो जाता है। बस दीदी से इन कागज पर दस्तखत लेने हैं, फिर सब कुछ हमारा। इतना सब होने के बाद भी दीदी ने छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है ना, अब उन्हें पता चलेगा। नील अब धोखे से कागज पर कल्पना का दस्तखत ले लेता है और सब कुछ अपने नाम करवा लेता है, और कल्पना को घर से निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा अब इस घर पर बहुत राज हो गया। अब इस घर पर मेरा और मेरी बेबी का ही राज होगा। नील अपनी बहन को घर से निकाल देता है, जिसके बाद कल्पना बहुत अकेली पड़ जाती है। भटकते भटकते कल्पना एक आश्रम में जा पहुंचती है और वहां के इंचार्ज भगवती से बोलती है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह आश्रम है और यहाँ पर हर किसी को छत मिलती है। तुम भी यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। बिना काम के यहाँ कोई नहीं रहता है। कल्पना अब आश्रम में ही रहती है और आश्रम की रसोई संभालती है। कल्पना का बनाया हुआ खाना आश्रम के लोगों को बहुत ही अच्छा ज्यादा पसंद आता है। हर कोई कल्पना की तारीफ ही करता है। ये देखकर भगवती बोलती है, क्या बात है कल्पना, अभी तो इस आश्रम में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से तुमने सबका दिल जीत लिया। पहले यहाँ बच्चे मुंह बना बना के खाना खाते थे, लेकिन अब सबको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। बच्चे अब खुद से 2-2 बार खाना मांग कर खाते हैं, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है हमारे आश्रम में। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सबको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आ रहा है और हर कोई इतने चाव से खाना खा भी रहा है। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ का स्वाद है जो सबको इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। इसका मतलब मैंने तुम्हें आश्रम में रखकर ये फैसला बिल्कुल सही लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे आश्रम का हिस्सा हो। कल्पना आश्रम में बहुत दिल लगाकर काम करती है। कल्पना का काम सबको पसंद भी आ रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्पना का भाई और भाभी, उन दोनों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं होते और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर वो दोनों कल्पना का पता ढूंढकर आश्रम में आते हैं और कल्पना से माफी मांगते हुए नील बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप हमारे साथ घर चलो। हाँ दीदी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब आप हमारे साथ घर चलो। नहीं,
मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी भूल नहीं सकती। और ये आश्रम ही मेरा घर और बच्चे मेरी दुनिया है। कल्पना की बात सुनकर कोमल और नील वहां से चले जाते हैं। अंत में जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। चाल का परिणाम नील और कोमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। अखिलेश अपनी बीवी कावेरी, बेटी मीनू और बेटे तोशु के साथ रहता है। वो गांव की एक फैक्ट्री में काम किया करता है। मीनू बेटा, तोशु बेटा, ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बाजार से ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। खाओ और मजे करो। धन्यवाद पापा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। समझ गए बच्चों? हाँ पापा। कावेरी, ये लो, तुम्हारे लिए ये गजरा और ये बसूंडी। तुम्हें पसंद है ना? धन्यवाद जी, लेकिन ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आज मेरी तनख्वाह मिली है मुझे, इसलिए लाया हूँ। रख लो। पर जी, आपको पहले ही इतने खर्चे रहते हैं, ये छोटे मोटे खर्चे करके। अरे मेरी प्यारी बीवी साहिबा, मेरी तनख्वाह ज्यादा हुई है इस बार। चिंता मत करो। मैंने पिछले महीने कई बार ओवरटाइम किया था ना, तो मुझे उसके पैसे भी मिले हैं। अच्छा, ये बात है क्या? अखिलेश अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक रात जब वो फैक्ट्री से काम करके घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में 2 गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। ए बुढ़े, चल जल्दी से पैसा दे दे हमारे, वरना यहीं पर तेरा गेम बजा देंगे हम। हाँ, एक बार कही गई बात समझ नहीं आती है क्या तुझे? हाँ, मुझे छोड़ दो। अरे क्यों पीछे पड़े हो हमारे? इस बैग में जरूरी पैसे हैं। मेरी बेटी का इलाज कराना है मुझे। उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। अरे पागल बुढ़े, गुंडे कभी किसी पर दया नहीं करते। छोड़ो इन्हें, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? अरे क्या मिलता है तुम्हें लोगों को लूटकर? चलते फिरते हाथ पांव है तो काम करो, मेहनत करो, मेहनत का खाओ। ए हीरो, ज्यादा भाषण मत दे और निकल यहां से। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बंटी, लगता है इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ विक्की। वो दोनों गुंडे गुस्सा हो जाते हैं और वो वहां पड़े बैम्बू उठाकर अखिलेश को बड़ी बेरहमी से मारते हैं और बूढ़े आदमी के पैसे छीन कर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी खून से लथपथ अखिलेश को फौरन अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां जाने तक अखिलेश अपना दम तोड़ देता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब यह खबर जैसे तैसे कावेरी तक पहुंचती है, तब वो पूरी तरह टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब हमारा क्या होगा? क्यों चले गए हमें छोड़कर? पुलिस उन दोनों गुंडों को पकड़कर उम्र कैद की सजा दे देती है, लेकिन अब कावेरी बहुत अकेली पड़ जाती है। वो अपने कंगन बेचकर घर का किराया देती है। इस महीने तो मैंने जैसे तैसे कंगन बेचकर किराया दे दिया और बाकी पैसों से मैं घर भी चला लूंगी, लेकिन आगे का क्या? अखिलेश जी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं है जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊं। कावेरी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। वो अब काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। 4 से 5 महीने बीत जाते हैं और अब तो अखिलेश की जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद कावेरी को घर मालिक घर से बाहर निकाल देता है। पंडित जी, मुझे और मेरे बच्चों को इस मंदिर में रहने दीजिए ना। बाहर कितनी भीषण बारिश हो रही है। ऐसे में मेरे बच्चे भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। कृपा करके इस लाचार विधवा माँ की मदद कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का हुलिया तो देखो, कपड़ों पर कितने कीचड़ लगा है। तुम लोगों के, और इस हालत में तुम लोग मंदिर जैसी पवित्र जगह में कदम रखना चाहते हो? हाँ, हरगिज नहीं। मैं तुम लोगों को अंदर आने ही नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। तुम लोगों के कारण ये जगह अपवित्र हो जाएगी। ऐसा मत कहिए पंडित जी, हमें अंदर आने दीजिए ना। हाँ पंडित जी। वो लोग खूब विनती करते हैं, लेकिन पंडित जी उन्हें मंदिर में रुकने ही नहीं देते हैं, जिसके बाद उन्हें अब रेलवे स्टेशन पर जाने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।
वो वहां रात भर रुकते हैं और अगली सुबह कावेरी देखती है कि वहां पर एक बूढ़ी औरत आकर भेलपूरी का ठेला लगाती है और लोग बड़े ही चाव से उसकी भेलपूरी खाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है शीला काकी, आपके ठेले की भेलपुरी जैसी भेलपुरी पूरे गांव में नहीं। सच में बहुत ही कमाल का स्वाद है, मजा आ गया है चटपटी भेलपुरी खाकर। चलो अच्छा है, धन्यवाद, और खाओ, ये लो। माँ, क्यों ना आप भी उस अम्मा की तरह भेलपूरी बनाकर बेचो, कितनी अच्छी कमाई होगी ना आपकी भी। हाँ माँ, बात तो तुम दोनों सही कह रहे हो बच्चों, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया, लेकिन भेलपूरी का ठेला लगाने के लिए भी मुझे चंद पैसों की जरूरत होगी। कावेरी अब सफर कर रहे यात्रियों को जूते पॉलिश कर देती है और ऐसे 5-5 रुपए लेकर वो दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, जिनके जरिए वो सामान खरीद कर अपना भेलपूरी ठेला लगाती है और उसके भेलपूरी का स्वाद शीला की भेलपूरी से अधिक मजेदार होता है। अरे बहन जी, तुम्हारे ठेले की भेलपुरी तो शीला काकी के ठेले की भेलपुरी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तो अभी यहीं से खाऊंगा। जी धन्यवाद भाई साहब। इस कावेरी के कारण अब मेरे ठेले पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं? नहीं, मैं यूं चुप नहीं रहूंगी। कावेरी, तूने मेरे सामने अपना भेलपूरी का ठेला लगाकर अच्छा नहीं किया। शीला कावेरी की भेलपूरी में मरी हुई छिपकली डाल देती है और जब ग्राहक उस छिपकली को देखता है तभी वो हैरान हो जाता है। नहीं, बचाओ, अरे इस भेलपुरी में तो मरी हुई छिपकली निकली। ये कैसी भेलपुरी बेचती हो तुम? क्या? बाप रे बाप, अरे तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है क्या? अपने लालच के लिए तुम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम बारीकी से ध्यान देकर भेलपूरी बनाती हूँ, मेरा सारा सामान एकदम साफ सुथरा है। लेकिन लोग कावेरी को समझ नहीं पाते और उसे वहां से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो अब अपने बच्चों के साथ दर दर भटकने लगती है। एक रात जब वो एक रास्ते से गुजर रही होती है तभी कावेरी को एक घर दिखाई देता है जिसमें शीला होती है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है। अरे बाप रे, ये तो शीला काकी हैं, इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। कावेरी, खिड़की से झांक मत, मेरी मदद कर। अंदर आ बेटा, मुझे दवाई दे दे। मुझसे खटिया से उठा भी नहीं जा रहा। तेज बुखार के कारण मेरे पूरे बदन में कमजोरी सी आ गई है। चिंता मत कीजिए काकी, मैं आ रही हूँ, मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। कावेरी घर के अंदर जाती है और शीला की देखरेख करती है, जिसके बाद ठीक होने पर शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन शीला काकी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि तेरी भेलपूरी में वो मरी हुई छिपकली मैंने मिलाई थी ताकि तू वहां से निकाल दी जाए। क्या? मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अब वहां जाकर सबको कहूंगी कि ये सब मेरी गलती है और तू फिर से वहां पर भेलपूरी बेच पाएगी। शीला काकी, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। कावेरी बेटा, अब तू अपने बच्चों के साथ यहीं मेरे पास रह। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। शुक्रिया काकी। शीला अब रेलवे स्टेशन पर जाकर सबको ये बता देती है कि उसने ही कावेरी की भेलपूरी में मरी हुई छिपकली मिलाई थी। और उसके बाद कावेरी फिर से अपना ठेला लगाने लगती है और ग्राहक भी उसके ठेले पर आकर भेलपूरी खाने का आनंद उठाते हैं और वो पैसे कमाकर फिर से अपने बच्चों को एक खुशहाल जीवन देती है। राजू एक कुम्हार होता है जो बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है और गांव में उसे बेचा करता है। गांव के लोगों को राजू के बनाए बर्तन बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए गांव के लोग बस राजू के पास से ही मिट्टी के बर्तन लिया करते हैं। राजू अपने बेटे सूरज के साथ उसी गांव में रहता है। एक शाम राजू काम करके घर पहुंचता है तो अपने बेटे से बोलता है, हमारे मिट्टी के बर्तनों की बिक्री तो बहुत ही अच्छी हो रही है, गांव के लोगों को पसंद भी आ रही है। अब अगर ऐसे ही हमारा काम आगे भी चलता रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। पिताजी, आप इतने अच्छे बर्तन बनाते हो, ऐसे कैसे लोग नहीं खरीदेंगे? मेरे दोस्त भी सब यही कहते हैं
कि मेरे पिता जैसे कोई भी इस गांव में मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता है। आप सबसे अच्छे हो पिताजी। अब बस ऐसे ही कुछ और पैसे जमा हो जाए, फिर मैं तेरे लिए तेरी पसंद वाली साइकिल ले आऊंगा। मुझे पता है कि तुझे वो साइकिल कब से पसंद है। पापा, आप बहुत अच्छे हो। आपको सब पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। राजू इसी तरह अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन उसी गांव में बिरजू नाम का एक और कुम्हार होता है जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आते हैं। एक शाम जब बिरजू मिट्टी के बर्तन बेच रहा होता है तो वहां रात तक कोई नहीं आता है। इसीलिए बिरजू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस राजू की वजह से गांव में कोई भी मुझसे मिट्टी के बर्तन नहीं लेता है। अरे मुझसे क्या ही अच्छे बनाता होगा, उसे खुद तो कुछ आता नहीं है। मेरा काम और खाकर बैठ गया। किसी दिन उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि कभी भी ऐसा कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा। और अब उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। अब उसका बहुत हो गया है। इसका अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे इसकी अकल ठिकाने पर आए। बिरजू राजू से बहुत जलने लगता है और अब उसके मन में ये बात भी आ जाती है कि अब वो बस राजू को बर्बाद करने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद बिरजू एक आदमी को पैसे देते हुए बोलता है, ये लो पैसे। शाम के समय यहां से राजू अपने मटके लेकर जाएगा और तभी तुम्हें उसे उड़ा देना है। मारना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ठोकना है कि उसके हाथ टूट जाए, अपाहिज हो जाए। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है वो। राजू शाम को उसी रास्ते से जाने लगता है और तभी गाड़ी वाला वहां से जाता है और अपनी गाड़ी से राजू को उड़ा देता है। वहां के लोग राजू को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उस एक्सीडेंट में राजू के दोनों हाथों में लकवा मार गया था और वो हाथ से अपाहिज हो जाता है। ये देखकर सूरज बहुत रोने लगता है। पिताजी के दोनों हाथ नहीं हैं। घर की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पिताजी पहले ही इतने परेशान रहने लगे हैं। अब अगर उन्हें यह पता चलेगा कि घर के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए, तब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी ने अब तक घर के लिए बहुत कुछ किया है। अब सूरज खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद सूरज के पास एक औरत आती है और बर्तन देखने लगती है। अरे ये तो आड़े टेढ़े बर्तन हैं, इसको कौन खरीदेगा? आप ले लीजिए, भले ही थोड़े कम पैसे दे देना। नहीं नहीं, ऐसे बर्तन लेने का क्या ही फायदा, ऐसे बर्तनों का क्या ही इस्तेमाल होगा। हाँ नहीं तो। सूरज के बनाए बर्तन कोई नहीं ले रहा था और घर की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। सूरज परेशान होकर जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। तभी उसे एक साधु बाबा दलदल में डूबते हुए दिखाई देते हैं। सूरज बिना सोचे समझे उन्हें बचाने चला जाता है और जैसे तैसे निकालता है उन्हें दलदल से। बाबा जी, आप ठीक तो है ना? आप दलदल में कैसे फंस गए थे? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं दलदल में डूब जाता। तुमने आज मुझे बचा लिया। बाबा, खुशी है मुझे कि मैं आपके किसी काम आया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये पोटली लो, इसमें जादुई बीज हैं। परेशानी तो हर किसी के पास ही होती है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वही बड़ा होता है। और तुम इन बीज को बो देना, फिर देखना इन बीज का चमत्कार। भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करें। सूरज घर आता है और अपने खेत में उन बीजों को बोने लगता है और फिर घर आकर आराम से सोने लगता है। बाबा भी ना, आज के समय में यह जादू चमत्कार कैसे हो सकता है? लेकिन अगर बाबा ने इतने विश्वास से वो बीज मुझे दिए थे तो मैंने उन्हें बो दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस भगवान से इतना ही मांगूंगा कि मेरे घर की मुश्किलों को कम कर दे वो। सूरज भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। अगली सुबह जब सूरज उठकर खेत में जाता है तो वहां बर्तन ही बर्तन हर तरफ देखकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है। ये क्या? ये तो सच में जादुई बर्तन की खेती हो गई, और वो भी रातों रात। उन बाबा की बात सच हो गई। सूरज अब उन बर्तन को बेचकर खूब पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे सूरज के घर के हालात अब सुधरने लगते हैं।
सब अच्छा हो रहा होता है और एक बार फिर ये सब जब बिरजू को पता चलता है तो उसको जलन होने लगती है। इतनी मुश्किल से मैंने इसके बाप को यहां से भगाया था और अब इसका बेटा आ गया। बेटा तो बाप से भी 4 कदम आगे निकला। इसकी वजह से आए हुए ग्राहक भी चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो उनके पास इतने सारे बर्तन आ गए। बिरजू को अब सूरज पर शक होने लगता है, इसीलिए वो अब सूरज के आसपास घूमने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो सूरज को जादुई बर्तन की खेती करते हुए देख लेता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, ये बर्तनों की जादुई खेती कर रहा है, तभी तो इतनी जल्दी इसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। कोई बात नहीं, वो क्या सोच रहा था कि ये जादुई कमाल कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। मैं सब समझ गया हूं और अब जब ये मुझे पता चल गया है तो अब ज्यादा दिन तक वो सूरज इसका फायदा नहीं उठा सकता है। मैं आज रात में जाकर इसके जादुई बर्तन के खेत में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूं कि ये कैसे मेरे ग्राहक लेगा। बिरजू रात के समय सन्नाटे में सूरज के खेत में जाता है कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बिरजू खेत की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी बहुत तेज बिजली कड़कते हुए बिरजू पर आ गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण भारी बरसात में भी बिरजू आग से जलकर राख हो जाता है। वही सुबह जब सूरज उठता है और अपने जादुई बर्तन को खेत में ले जाता है और खेत को चूमते हुए घर की ओर जाकर देखता है तो राजू का भी हाथ ठीक होने लगता है। बेटा, तूने देखा अब मेरी हालत में पहले से कितना सुधार है। भगवान, ये आपकी ही कृपा है। आपने मुश्किलें दी और फिर उन मुश्किलों से निकाला भी आपने ही। हमारे हालात सुधर गए, पिताजी के हाथ में बदलाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज अब अपने काम को मेहनत से करता है और खूब तरक्की करता है। वहीं बिरजू को अपने बुरे कर्मों का ही फल मिलता है।